टी स्टेक में आप सभी का स्वागत है और आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहने का मतलब जो 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, कई बच्चों का ये मानना होता है कि त्रिकोणमिति का परिचय एक्चुअल हम पढ़ के और ये पढ़ने से हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन होगा, इसका क्या हमारे लाइफ में दैनिक जीवन में क्या इसका उपयोग है, तो उसी के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। और 10th क्लास में हम कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे हम 11th क्लास में पहुंचेंगे तो और भी बहुत सारे आपको अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये तो बात बड़ी स्पष्ट है, चूंकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है तो त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले थे वो फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं और मज़ा आने वाला है, मतलब इस चैप्टर में कहने का मतलब, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है। इस चैप्टर का नाम सामान्यतः ऊंचाइया और दूरिया भी बोला जाता है, नाम से क्लियर है। ऊंचाइया मतलब किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है इस चैप्टर के द्वारा, और दूरी ज्ञात की जा सकती है। कोई अगर वस्तु मुझे दिखाई दे रही है तो मेरे से कितने दूर है, तो काम की बात हुई ना। तो ऊंचाइया और दूरिया भी इस चैप्टर का नाम कहा जाता है। अब हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं हम। मान लिया जाए कि ये क्या है, कुतुब मीनार है ना, दिल्ली में स्थित है और धरातल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब जमीन के साथ में 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बना के खड़ी है। कहा जाता है कि ये थोड़ी सी तिरछी है, लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक लंबवत यहाँ पर है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो मीनार है कुतुब मीनार, ये क्या जमीन पर खड़ी है ना, तो मैं जमीन बना देता हूँ नीचे, ये बना दी मैंने जमीन, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में, अपने परिवार के साथ में इस कुतुब मीनार को देखने गए। और जब कुतुब मीनार को देखने गए तो आप यहाँ पर खड़े, आप भी खड़े हैं और आपके पेरेंट्स भी खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और आपके भाई वगैरह भी कोई खड़े हैं। आप परिवार सहित गए उसको कुतुब मीनार को देखने के लिए। आप 10th क्लास पढ़े हैं और ऊंचाई या दूरिया मतलब ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये वाला भी चैप्टर आपने पढ़ा है। और आप अगर अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि पापा मैं यहाँ से इस कुतुब मीनार की, यहीं पर खड़े खड़े इस कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकता हूँ, तो क्या यह संभव है? क्या ये बच्चा सही बोल रहा है? तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर वो बच्चा इस चैप्टर को जानता है तो ये वास्तव में इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। अब कैसे ज्ञात कर सकता है? हमारे मन में यहाँ पर एक विचार आ रहा होगा कि क्या वास्तव में हम इस 10th क्लास को पढ़ने के बाद में और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में किसी पेड़ की या किसी मंदिर की ऊंचाई या किसी खंबे की ऊंचाई या ऐसे किसी भवन की ऊंचाई, ऐसी क्या ऊंचाई ज्ञात कर सकते? तो बिल्कुल ज्ञात की जा सकती है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में आप आसपास नजर डालिए तो कोई भवन खड़ा है, तो भवन खड़ा है तो जमीन के ऊपर खड़ा है, ऐसा ये जमीन है, जमीन के ऊपर खड़ा है, जमीन के साथ में 90 अंश का कोण है। कोई अगर पेड़ खड़ा है तो भी 90 अंश का कोण है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। और ज्यादातर वस्तु ये आपको एक ऊर्ध्वाधर दिखाई देती है। कोई पहाड़ खड़ा है तो पहाड़ भी जमीन के साथ में अगर देखें तो 90 अंश का कोण बनाया हुआ है, अगर उसकी चोटी को अगर जमीन से मिला दिया जाए तो इसके अनुप्रयोग बहुत ज्यादा है ना। चलिए ठीक है, हम इसकी बात करते कि ये कैसे ज्ञात करेगा इसको। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कौन सी चीज ऐसी है कि जो इसको नहीं मालूम, तो इसकी ऊंचाई तो नहीं मालूम इसको, और मान लिया जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। चलिए ठीक है, ये यहाँ से कुतुब मीनार से कितने दूरी पर खड़ा है ये भी इसको नहीं मालूम, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये क्या d मीटर दूरी पर खड़ा है। और यदि ये व्यक्ति, ये बच्चे
इस कुतुब मीनार को देखते हैं यहां से, ऐसे कुतुब मीनार को देखते हैं तो एक काल्पनिक रेखा यहां पर बनती है। यहां से कुतुब मीनार को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ऐसे ही तो देखेंगे। तो यहां पर एक काल्पनिक रेखा की हम कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में ऐसी रेखाएं बनती नहीं है, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं हम। तो एक तो दूरी ये वाली भी है कि यहां से लेके सीधी सीधी इसकी चोटी तक की जो दूरी है वो कितने मीटर है, तो मान लिया कि 100 मीटर है। कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें। एक तो ये वाली दूरी हो गई, एक लंबवत दूरी हो गई, और एक 36 दूरी हो गई इसके पाद वाली। मतलब बच्चे खड़े जहां पर है, परिवार जहां खड़ा है, वो उससे मीनार के पाद की दूरी कितनी है, मतलब इसके फुट की दूरी कितनी है, ऐसा बोल सकते हैं हम। और एक इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा, बिल्कुल नजर आएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये मीनार, हम मान सकते कि जो मीनार है ये क्या जमीन के साथ में लंबवत बनी हुई है। चलिए ठीक है, तो जमीन के साथ में इसने कितने अंश का कोण बनाया, तो आप बोलेंगे कि 90 अंश का कोण। और जब त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की तो बात हमने कर ही ली ना। एक कोण कितना है, 90 अंश का कोण है। एक कोण यहां पर भी बन रहा है, तो मैं इसको थीटा डिग्री मान लेता हूं। मतलब थीटा का मान 30 अंश हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी अंश हो सकता है। तो ये वाला कोण भी पता चल, मतलब ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज में कितनी चीजें होती है, 3 कोण और 3 भुजा। तो हमने 3 भुजाओं की तो बात कर ली, जो कि हमें नहीं मालूम अभी। ये जो बच्चा है यहां पर, इसको कुछ भी नहीं मालूम अभी, तीनों भुजाओं की लंबाई है नहीं मालूम। इसका ये वाला कोण मालूम है बच्चे को कि 90 अंश का कोण है, और ये कोण नहीं मालूम, ये वाला भी कोण नहीं मालूम। अच्छा, अगर ये वाला कोण पता चल जाए तो ये वाला कोण भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ऐसे 2 कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो। हमने इन बातों को त्रिकोणमिति में भी समझा था, और यहां पर फिर से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये वाला चैप्टर बिल्कुल चुटकियों में आप निपटाने वाले हो। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार इतने आसान से चैप्टर बने हुए हैं 10th क्लास में, वो भी मैथ्स में, तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर बना हुआ है। बस कॉन्सेप्ट को, इस लॉजिक को आप अच्छे से समझ लेना। अब देखना, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरक कोण है? कैसे? आपको मालूम है कि कोई भी त्रिभुज, दुनिया का कैसा भी त्रिभुज बने, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये मीनार की चोटी है, इसको ये मान लेता हूं, इसका पाद जो है उसको बी मान लेता हूं, और ये जो परिवार जहां खड़ा है इसको सी मान लेता हूं। आपको मालूम है कि कोण सी, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 अंश होता है। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको कोण बी का मान मालूम है 90 अंश, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर से 90 उधर जाएगा तो 180 ऋण 90, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी को तो पूरक कोण कहा जाता है। पूरक कोण किसको बोला जाता है? ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 अंश हो तो क्या होते हैं, पूरक कोण। ये वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण। अगर आपको ये वाला कोण पता चल जाए किसी तरीके से, तो ये वाला कोण बराबर पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए C बराबर से क्या हो जाएगा, कोण A, मतलब ये C बराबर से नहीं, मतलब A बराबर से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर से 90 माइनस कोण C। इसको अगर 90 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण आपको पता चल जाए। ओवरऑल यहां पर हमें कितनी बातें पता चली, आपको इसकी ऊंचाई नहीं मालूम, इसकी ये भी नहीं मालूम, इसकी ये भी नहीं मालूम, मतलब 3 चीजें नहीं मालूम आपको, x, h और d, और इसके साथ में थीटा भी नहीं मालूम। अब आप बोलोगे कि ये भी नहीं मालूम, अगर ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा ना, तो ये थीटा भी नहीं मालूम। मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था, ध्यान देना। अगर मान लिया जाए
कि ये चार में से 1 2 3 और 4 में से मतलब ये कोण और तीनों भुजाएं कितनी हो गई, 4 चीजें हो गई। ये 4 में से अगर आपको कोई भी 2 चीजें अगर मालूम है, कोई भी 2 मान मालूम है, तो बाकी के 2 मान आप निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बच्चे को 2 मान कहाँ से मिलेंगे, तो मिल जाएंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, कैसे मान मिलेंगे। तब तो बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा कि मैं यहीं पर खड़े खड़े इसकी मीनार की ऊंचाई बता सकता हूं। तो 2 मान इसको बच्चे को कौन से मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाली तो जमीन है ना, ये क्या है, जमीन है, जमीन पर खड़े हैं, और कुतुब मीनार भी तो जमीन पर ही खड़ी है। तो ये वाली दूरी जो है, वो जो डी का मान है, वो तो ज्ञात कर सकता ना। इसके लिए थोड़ी कुतुब मीनार पर चढ़ना पड़ेगा उसको कि इसकी ऊंचाई कैसे होगी, और इसकी ये बड़ा मुश्किल है इसकी ऊंचाई निकालना, ये भी मुश्किल काम है। लेकिन ये तो जमीन है ना, जमीन पर तो टेप लगा के अपन नाप सकते हैं। तो बच्चे को ये मालूम है, क्या मालूम है, इसमें से ये वाला मालूम है। 4 में से 2 चीजें मालूम होना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि सर अब तो थीटा तो मालूम ही नहीं कर सकता बच्चा, इसकी ऊंचाई भी पता नहीं कर सकता, और ये वाली दूरी तो और भी निकालना मुश्किल है। भाई जहां से वो देख रहे हैं वो उसकी चोटी तक की सीधी सीधी ये वाली दूरी कितनी है, ये भी नहीं ज्ञात कर सकता बच्चा। अब और एक मान कौन सा आसानी से ज्ञात कर सकता है, तो और एक मान ज्ञात कर सकता है ये वाला। तब तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा बच्चा। अगर बच्चे को ये दोनों मान पता चल जाएंगे तो ये दोनों मान ज्ञात चुटकियों में कर लेगा, और आप भी कर लेंगे इस मान को ज्ञात। कैसे करेगा ये बात देखिए। इस मान को ज्ञात कैसे, ये वाली बात समझ में आ रही है कि भैया ये दूरी है और जमीन पर टेप लगा के निकाल लेगा। अब ये वाला मान कैसे ज्ञात करेगा, तो बड़ा आसान काम है। कैसे आसान है, देखिए एक उपकरण ये वाला कोण ज्ञात करने का मैंने बनाया है, खुद ने बनाया है, और आप भी बना सकते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, एक वृत्त आपके पास में ऐसे कोई भी कार्डबोर्ड होगा, अरे घर में जो सामान लाते हैं उसका कोई ना कोई कार्डबोर्ड होगा, ऐसा होगा, खड्डा होगा मतलब उसका, उस पर क्या करिए आप एक वृत्त बनाइए। बना सकते वृत्त, आपके पास प्रकार है, प्रकार वृत्त बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। आप स्केल की सहायता से इसका व्यास बनाइए, ये भी काम कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आसान काम है। इसको क्या करिए, यहां से काट दीजिए, बीच में से कट कर दीजिए। चलो कट कर दिया, आप देख रहे, मैंने भी ऐसे ही काम किया। यहां पर क्या करिए, एक पाइप को जोड़िए आप। अब आप बोलेंगे कि पाइप कहां से लाएंगे, तो आपके पास जो पेन होगा ना लिखने का, इतना बहुत बड़ा नहीं बनाना है इसको, छोटा सा उपकरण बनाना है। तो जो पेन होगा ना, पेन को, जो खराब पेन होगा, इधर से भी खोल लेना और इधर से भी खोल लेना, तो एक पाइप बन जाएगा। या तो फिर और एक तरीका बताता हूं मैं, जो जूस वगैरह पीने का जो स्ट्रा होती है ना, पाइप पतला सा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो तो बड़े आसानी से मिल जाता है। तो उस पाइप को क्या करो, आप यहां पर जोड़ दो, चिपका दो। ये कि मैंने भी चिपकाया एक पाइप को। और जो चांदा होता है ना, चांदे के जैसा बना दो आप इसको। अच्छा सुनिए, इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, आपके पास में अगर कंपास बॉक्स में चांदा है, उस पर भी आप पाइप को जोड़ दो तो बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। अब यहां पर एक छेद करके एक ऐसी रस्सी लगा दो, ये देखो मैंने पहले से लगा के रखी है, और इस पर रस्सी पर एक धागे पर ऐसा नीचे की ओर एक वजन लटका दो, कुछ भी लटका दो मतलब वजन, ताकि ये धागा ऐसा टाइट रहे। ठीक है, इतना काम कर लिया। आपको मालूम है ना कि चांदा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आप इधर से भी मापेंगे तो 0 से यहाँ 90 डिग्री होगा, और इधर से भी मापेंगे तो 90 डिग्री होता, आपने देखा भी होगा कंपास बॉक्स में। कहने का मतलब मेरा 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है 90 डिग्री। अब देखना कैसे मैं इस कोण को ज्ञात करता हूं। तो देखिए, जब भी मैं इसको धरातल के समांतर रखूंगा इस पाइप को, तो मेरा ये जो धागा है और ये वजन है कहां पर रुकेगा बताइए आप, 90 डिग्री पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हाँ बिल्कुल रुकेगा, 90 डिग्री पर रुकेगा ये। जब भी धरातल के समांतर रखूंगा तो 90 डिग्री पर रुकेगा। और मैं क्या करूंगा,
इस पाइप में से ऊपर की ओर देखूंगा ऐसा 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 ऐसा, और जैसे ही कुतुब मीनार, मुझे कुतुब मीनार की चोटी दिख गई तो मैं इस धागे को पकड़ लूंगा, कुतुब मीनार की चोटी दिख गई, और यहां से गिन लूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंश। तो ऐसा यहां पर भी गिन लेंगे। देखना फिर से और एक बार, मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से ऐसा ऊपर की ओर देखूंगा, ऐसा ऊपर की ओर, और जैसे ही पाइप में से कुतुब मीनार की चोटी दिख जाएगी तो मैं इस धागे को ऐसा पकड़ लूंगा, इसमें से देखूंगा मैं, और जैसे चोटी दिखी इस धागे को पकड़ लूंगा। 10, 20, 30, 40, 45। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि थीटा का मान कितना है, 45 अंश है। ऐसा कुछ न कुछ तो आएगा मान। चलिए ठीक है, पता चल गया थीटा का मान 45 अंश। तो देखिए ना, बच्चे ने क्या है, बच्चे के पास में ये था, तब तो बोला उसने कि मैं थीटा भी ज्ञात कर सकता हूं, ये दूरी भी ज्ञात कर सकता हूं, और मुझे अच्छे से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आते हैं, त्रिकोणमिति मैंने अच्छे से पढ़ी है, तो दोनों मान ज्ञात कर सकता हूं। मतलब यहीं पर खड़े खड़े मैं कुतुब मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकता हूं और ये दूरी भी ज्ञात कर सकता हूं। और मुझे अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई मालूम है तो ये वाली भी दूरी ज्ञात कर सकता हूं। देखिए, अगर बच्चे को ये थीटा मालूम है और ये दूरी भी मालूम है, थीटा नहीं भी मालूम मान लिया जाए, अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई मालूम है उसको, ये दो चीजें मालूम है, तो ये वाली भी दूरी ज्ञात कर सकता है, थीटा को भी ज्ञात कर, थीटा तो ज्ञात है उसको, नहीं थीटा ज्ञात, हाँ ठीक है, उसको क्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है और ये दूरी मालूम है, इसकी ऊंचाई मालूम है, ये दूरी मालूम है, तो थीटा भी ज्ञात कर सकता है। अगर थीटा और ऊंचाई मालूम है, थीटा और ऊंचाई मालूम है, तो ये दूरी भी ज्ञात कर सकता है। मतलब कोई भी दो चीजें मालूम है तो बाकी की दो चीजें वो बच्चा ज्ञात कर सकता है। अच्छा, अब देखिए, जब ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जो ये होती है, ये जो रेखा बनती है जो ऊर्ध्वाधर है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, या जिसको वर्टिकल भी बोला जाता है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है इसको। और ये जो जमीन है, जमीन के समांतर यार कि जमीन पर जो रेखा रहेगी इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, या इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये वाली जो रेखा है ये क्या है, अरे मैंने जब पाइप में से जब ऊपर की ओर देखा था तो क्या बोला जाता है, पाइप में से देखा तो मेरी दृष्टि से वो कुतुब मीनार की चोटी दिखी थी ना, तो इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब आंख होता है ना, तो दृष्टि रेखा। और ये सारी रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, तो लाइन ऑफ साइट भी इसको कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि मुझे कुतुब मीनार को देखने के लिए किधर देखना पड़ा, कुतुब मीनार मेरे सामने खड़ी है, तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपने नयन को ऊंचा करना पड़ा। देखें, ध्यान देना इधर, जब मैंने कुतुब मीनार की चोटी को देखा तो मैंने क्या किया, अपने नयन मतलब आंख, नयन को क्या किया, मैंने ऊपर की ओर देखा, मतलब नयन को क्या किया, ऊंचा किया। क्या किया, ऊंचा किया। तो ऊंचा करने के बाद में मुझे जब कुतुब मीनार की चोटी दिखी तो एक कोण बना, और उस कोण की माप ये है। जब नयन को मैंने ऊंचा किया और मुझे इसकी चोटी दिखी तो एक कोण प्राप्त हुआ, तो इस कोण को बोला जाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। देखिए ना, नाम बड़े स्पष्ट है भैया, उन्नयन, ऊंचे नयन करने के बाद में जो कोण प्राप्त होता है उन्नयन कोण बन गया। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहा जाता है इस कोण को, इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करेंगे तो क्या इसी प्रकार का डायग्राम प्राप्त होगा, तो बिल्कुल, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन कर लो,
क्वेश्चन करने के बाद में, मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो सिचुएशन बनेगी वो इसी प्रकार की बनेगी और समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो फिर इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाएगा? तो बड़ा सिंपल सा काम है। मुझे एक बात बताइए, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा भी है, जो जिस भी कोण के सापेक्ष इस समकोण त्रिभुज में बात की जाती है तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? इसको लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और थीटा और 90 अंश के बीच की जो भुजा होती है इसको क्या बोला जाता है? आधार कहा जाता है। आधार यानी कि बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा, उसको क्या बोला जाता है? कर्ण कहा जाता है। इसको बोला जाता है कर्ण, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो हल करने का बिल्कुल सिंपल काम है, एकदम सिंपल काम। वो कैसे? आपको मालूम है, हमको मालूम है कि त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ सूत्र होते हैं। साइन थीटा बराबर इसे होता है लंब बटे कर्ण। हाँ बिल्कुल सही है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये। और टेन थीटा बराबर से क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये वाले 3 फार्मूले हैं, और 3 फार्मूले होते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? इसको पलटा देते तो कॉट थीटा हो जाता है, इसको पलटा देंगे तो सेक थीटा हो जाता है, इसको पलटा देंगे तो कोसेक थीटा हो जाता है। लेकिन हमें 6 फार्मूलों का यूज नहीं करना है, केवल पूरे चैप्टर में केवल ये 3 सूत्रों का उपयोग करना है। और ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 1 2 3 याद देखिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कब कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाई हमें पता तो है, चलो ठीक है, ये कैसे बना ये भी मालूम है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कब कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, कब कौन सा सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया जाए कि आपको लंब दिया हुआ है, किसी प्रश्न में लंब दिया हुआ है और कर्ण को पूछ लिया जाए, या तो फिर कर्ण दिया है और लंब को पूछ लिया जाए, मतलब लंब आपको नहीं मालूम है ना, लंब आपसे पूछा जाए। जब ये भुजा का मान दिया हो और इस भुजा का मान पूछा है, या इस भुजा को दिया हो, इस भुजा का मान ज्ञात करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमेशा साइन थीटा का उपयोग करेंगे। क्यों? देखिए ना, अरे रटने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जब लंब दिया है तो कर्ण ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। कर्ण दिया और लंब ज्ञात करना है तो भी यही सूत्र लगाएंगे। कोशिक भी लगा सकते, क्योंकि उसमें भी कर्ण बटे लंब होता है। दोनों में से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अगर आपको आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण दिया है और आधार ज्ञात करना है, आधार दिया है कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण दिया है आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण और आधार का सूत्र कौन सा है? कास का। तो फिर हम कास थीटा का उपयोग करेंगे। ये बात आप नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। जब आपको लंब दिया है और आधार करना है,
या आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार कौन से सूत्र में होता है? टेन के सूत्र में होता है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। बस जब हम त्रिकोणमिति के जब क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, तो ये तीन में से कोई एक सूत्र लगाना है। कब कौन सा लगाना है? किसी क्वेश्चन में ये लगेगा, किसी क्वेश्चन में ये लगेगा, किसी में ये लगेगा, किसी में दो दो भी लगेंगे सूत्र। और कब कैसे लगेंगे ये बातें बड़ी आसान है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए ठीक है। अब क्या ऐसी स्थिति रहे तभी त्रिकोणमिति लगेगी? ऐसा नहीं है। और हम यहां पर कुछ उदाहरण देते हैं, ये बात को आप नोट कर लेना पहले। मान लिया जाए कि एक भवन है और ऊंचा सा भवन है, अच्छा ऊंचा भवन है, देखिए अच्छा ऊंचा भवन है ये वाला, और इस भवन के टॉप पर एक लड़की खड़ी है, बालकनी है, देखिए मल्टी स्टोरी मकान है, ये फ्लैट है एक, और इस फ्लैट में एक लड़की यहां पर बालकनी में खड़ी है। चलो ये यहां पर आपको नदी भी दिखाई दे रही है या कोई तालाब वाला दिखाई दे रहा, तो यहां पर बड़ा सा तालाब है, ये ऐसा इतना भवन के इस साइड में तालाब है, ऐसा मान लेते हैं। तो तालाब कहां पर है? जमीन पर है, तो मैं यहां पर जमीन बना देता हूं, ऐसा मान सकते हैं अपन कि भवन भी जमीन पर खड़ा है और तालाब भी कहां पर है? जमीन पर ही है। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहां पर जमीन, ठीक, ये जमीन है, यहां पर पूरा तालाब है। अब जमीन के यहां पर एक मंदिर है और मंदिर के पास, इस मंदिर के पास में यहां पर एक गमला है और बहुत बढ़िया सुंदर सा फूल यहां पर दिखाई दे रहा बच्ची को। वहां से तालाब के किनारे पर मंदिर के सामने एक बढ़िया पेड़ है फूलों का, और वो फूल बड़ा पसंद आ रहा उस लड़की को, वहां से देख रही है वो। अब यदि मान लिया जाए कि वो जो बच्ची है, वो लड़की है, वो यहां से देख रही है, किसको? इस फूल को देख रही है। चलिए ये भी मैंने बना दिया यहां पर। कहां से देख रही है? ऊपर से नीचे। अच्छा, पिछले बार क्या हो रहा था? ये नीचे से ऊपर देख रहा था, अब यहां पर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे देख रही है। तो क्या यहां पर भी समकोण त्रिभुज बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। तो कैसे बनेगा भाई? ये जो इसकी ऊंचाई है, ये वाली, इसको मैं h मान लेता हूं, h मीटर ऊंचाई है इस भवन की। यहां से इसकी जो दूरी है वो x मीटर मान लेता हूं, और यहां से ये वाली जो दूरी है, या तो इसको h मीटर मान लेता, मतलब d मीटर मान लेता हूं, और ये वाली जो है वो x मीटर यहां पर हो गई। अब आप बोलेंगे कि लड़की तो यहां पर खड़ी है, अब ये वाला कोण कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो कोण वाली बात है। तो इस कोण को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इस बात को देखते हैं हम। ये तो हो गया 90 अंश का कोण। नाम भी दे देता हूं मैं भवन का, इसका नाम है A, इसका नाम है B, है ना, इसका नाम क्या है? B है, और ये क्या हो गया? C। ऐसी स्थिति बनी। तो क्या हम इसी उपकरण से ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता, बहुत मजेदार काम है। देखना, इसी उपकरण का उपयोग करेंगे जो हमने बनाया था। याद रखना कि ये जो लड़की है, लड़की जब इसमें, इसकी नजर कैसी है? सामने है ना, सीधे, कैसे? धरातल के सामने है, देखिए धरातल के सामने इसकी नजर है। और जब उस फूल को या वहां पर रखी वस्तु को जब वो नीचे की ओर, इसमें से पाइप में से ऐसी नीचे देखती है, देखिए ऐसी जब नीचे देखती है, तो यहां पर ये इतना झुक गया। देख फिर से और एक बार देखना, जो धरातल है ना, अरे हम जब खड़े रहते हैं, खड़े रहने के बाद में मेरी नजर कहां पर है? सीधी है ना, ऐसी नॉर्मल अगर मैं देखूंगा तो कैसी है? सीधे। तो जो सीधी है धरातल के समांतर होती है हमारी नजर। तो ऐसी लड़की अगर सीधी देखती है तो धरती के समांतर, और जब उस फूल को देखेगी तो उसको नजर कितनी नीचे झुकाना पड़ेगा? तो इतनी नजर नीचे झुकाना पड़ेगा। कुल मिला के पहले देख रही थी वो किधर? यहां से इधर की ओर। किधर देख रही थी? यहां से इधर की ओर देख रही थी, ठीक है, ऐसी देख रही थी। और जब यहां से जब वो इसको नीचे की ओर नजर झुकाई उसने,
तो वो यहाँ पर ऐसी देखने लगी। तो आप देखिए यहाँ से कितनी डिग्री चला ये, 10, 20, 30, 40, 45। तो कौन सा कोण बना यहाँ पर? तो यहाँ पर कोण बना ये वाला। ये थीटा का मान कितना हो गया? 45 अंश यहाँ पर मान हो गया। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये तो थीटा, हमें तो ये वाला मान चाहिए था। तो बिल्कुल बात सही है। क्या मुझे एक बात बताइए कि ये धरातल के समांतर मैंने कल्पना की थी इसकी? हाँ बिल्कुल धरातल के समांतर है। ये दोनों कैसे समांतर रेखाएं है और ये इसको क्या कर रही है? तिर्यक रेखा काट रही है। तो हमें एक मेष का नियम मालूम है। क्या मालूम है? दुनिया में जब भी कोई दो समांतर रेखाएं होती है, चलो ये दोनों समांतर रेखा खींच दी, अगर इसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके आंतरिक एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण जितना भी होगा उतना ही ये भी कोण होगा। तो ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर है। और इसकी ये तिर्यक काल्पनिक रेखा जो है वो तिर्यक रेखा है। तो जितना बड़ा ये कोण है उतना ही बड़ा ये वाला भी कोण हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 45 अंश का कोण। हुआ ना मजेदार? मतलब अब आपके पास में इसकी ऊंचाई और d का मान मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी और x का मान और थीटा का मान, चार में से कोई भी दो चीजें अगर पता चल जाए और हमें ये चैप्टर आता है, और आएगा ही, वो तो बड़ा आसान चैप्टर है ना, हमें ये चैप्टर आता है तो हम बाकी की दो चीज़ों का मान ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम है और ये वाला कोण भी पता चल गया तो ये बता सकते कि ये यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये भी बता सकते कि यहाँ से ये दूरी कितनी है। तो दो कोई भी मान पता चल जाए तो बाकी के, अरे इसकी भवन की ऊंचाई तो मालूम है ना, आपको मालूम है कि ये भवन की जो छत है 10 फीट पर है मान लिया जाए, और 1, 2, 3, 4 चौथे फ्लोर के बालकनी में बैठी है वो, ऊपर वाले बालकनी में, तो 40 फीट मान लो। तो इसको इसकी ऊंचाई तो मालूम है ना, और ये कोण भी पता है, तो दो चीजें मालूम है, तो ये वाली दूरी ज्ञात कर सकते हैं हम और ये वाली भी दूरी ज्ञात की जा सकती है। अच्छा, इसमें भी जैसे यहां पर आपने देखा कि इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। तो यहां पर भी तो ये लड़की इसको देख रही ना, तो ये भी क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। इसको भी क्या बोला जाएगा? दृष्टि रेखा। इसको बोला जाएगा क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाएगा? क्षैतिज रेखा। और ये ऊर्ध्वाधर है तो इसलिए ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा। बस यही तो काम है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जर्वर, जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है, यहां पर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो अपने नयन को क्या करेगा? ऊपर करेगा, इसलिए उन्नयन कोण बना। तो फिर इस कोण का नाम क्या रहेगा? जब कोई प्रेक्षक जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो यहां पर जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम क्या रहेगा? अरे नीचे की ओर देख रहा तो अपनी आंखें क्या करेगा? नम करेगा। करेगा मतलब नमन करेगा। अरे नमन का मतलब क्या होता है? नमन मतलब आप किसी को के जब चरण छूते हो तो क्या होता है? हमारी आंखें, नयन जो होती है वो क्या होती है? अवनमन होती है। अवनमन मतलब नीचे की ओर झुकती है। तो उसी के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि अवनमन कोण बनेगा। तो जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण का निर्माण होता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। और उन्नयन कोण, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है कि ऊंची वस्तु को देखता है और क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। तो नीचे से ऊपर उन्नयन, ऊंचे नयन, और ऊपर से नीचे नमन कर रहे हैं हम, आंखों को नमन कर रहे हैं। तो ये यहां पर बात हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने का तरीका सब में एक जैसा है
तो मैं हल करने का तरीका भी बताऊंगा, और जो यहाँ पर मैंने बातें बताई थी यही वाला नियम इस पर भी लागू होगा, सारे पूरे त्रिकोणमिति पर लागू होगा। ठीक है, तो क्या इसका और भी कहीं उपयोग किया जा सकता? तो बिल्कुल किया जा सकता। कैसे किया जा सकता देखना जरा। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे देखना कितना मजा आने वाला है। बिल्कुल सिंपल, ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा अगर मुझे मालूम रहेगा तो मैं तो इसको अपने घर में भी यूज कर सकता हूँ। कई बार अगर मुझे पोल की लंबाई ज्ञात करना है तो वहां पर भी यूज कर सकता हूँ, कई जगह यूज कर सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे। चलिए ठीक है, एक बार क्या हुआ, ये जमीन है और आपने देखा होगा कि ऐसे रंग बिरंगे से बलून, यहां पर क्या होता है, फायर बलून जिसको बोला जाता है, आग जलते रहती है हैं, और ये बलून ऊपर उड़ते रहता है, और इस प्रकार से बड़ा सुंदर सुंदर से बलून हमारे सामने से ऐसे गुजरते भी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जमीन थी और एक लड़की अपने आंगन में यहां पर खड़ी थी, उसका घर था, घर के आंगन में यहां पर खड़ी थी। अब वो लड़की क्या कर रही थी, आंगन में देखा, आसमान में देखा तो उसको एक बड़ा रंग बिरंगा सा एक बलून दिखा, गुब्बारा दिखा। अच्छा, तो वो गुब्बारा इस प्रकार से यहां पर गुब्बारा ऐसा उड़ रहा था। तो बच्ची ने उसको देखा, और कैसा देखा, यहां से उसने अपने आंखों से इस गुब्बारे को देखा, और गुब्बारे की अगर ऊंचाई देखी जाए तो जमीन से जो गुब्बारे की ऊंचाई थी इतनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा था। इतनी बात समझ में आ गई। जमीन से अगर ऊर्ध्वाधर देखा जाए तो इतनी ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था, और बच्ची देख रही थी उस गुब्बारे को यहां से। समकोण त्रिभुज बना क्या? हाँ बना ना। मतलब ऐसे प्रश्नों को भी किया जा सकता। अच्छा, हुआ क्या, पूरी कहानी सुनिए जरा आप। बच्ची यहां पर थी बच्ची, और गुब्बारे को देख रही थी। उसको अच्छा लगा तो उसने सोचा कि मैं मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी को भी बुलाती हूँ और मम्मी को भी दिखाऊंगी, मम्मी भी बड़ी खुश हो जाएगी। तो वो बड़ी भागते हुए मम्मी के पास गई और मम्मी को बोला कि मम्मी एक बहुत अच्छा गुब्बारा है, चलो देखेंगे। उसकी मम्मी भी यहाँ आ गई। लेकिन मजेदार बात ये हुई कि जब उसकी मम्मी आई तो ये गुब्बारा यहाँ था ही नहीं, और उड़ते उड़ते यहाँ पर पहुंच गया। अब दोनों मिलके उस गुब्बारे को देख रहे, तो गुब्बारा तो पहुंच गया यहां पर, और यहां से जमीन से उसकी गुब्बारे की ऊंचाई इतनी ही है। अभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, या कम ज्यादा भी हो सकती है ऊंचाई। ठीक है, लेकिन अभी मान लेता हूं मैं कि गुब्बारे की ऊंचाई उतनी ही है, बस हवा से वो गुब्बारा वहां तक उड़ गया। तो क्या यहां पर स्थिति ऐसी बन गई, क्या ये 90 अंश का कोण तो ये भी 90 अंश का कोण? अगर आपको गुब्बारे की ऊंचाई मालूम है तो एक उतने अंतराल में गुब्बारा यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर ली ये बता सकते हैं। अगर ये दूरी मालूम है तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली दूरी ज्ञात, मतलब बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो काम की बात हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल काम की बात हुई। मतलब हम हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न हमें मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इस बेसिक में क्या क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि अगर हमें ऊंचाई मालूम है या कोई दूरी मालूम है, डी और एक्स, तीन चीजें और एक थीटा है। समकोण त्रिभुज में चार ही चीजें ऐसी होती है कि जो हमें नहीं मालूम होती है, वो है ये। और ये चार में से कोई भी दो मान अगर आपको दिए, कोई भी, तो बाकी के दो मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बात तो ये सीखी। दूसरी बात, हमने केवल तीन फार्मूले आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। तीन अगर सूत्र याद है, जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो समांतर क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं, क्योंकि उसमें आंखें हमारी नम होती है, नीचे की ओर झुकती है, इसलिए अवनमन कोण कहा जाता है। इतनी बातें हमने यहाँ पर सीखी है, और इतनी बातें अगर हमें मालूम है तो इसके क्वेश्चन को हम चुटकियों बजाते से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आप देखना यहाँ पर। ठीक है, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि इसका चाहे कोई भी क्वेश्चन हो,
एक समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। तो आप एक माइंड सेट कर लो कि समकोण त्रिभुज की कल्पना हमें करना है, ठीक है। लेकिन वो समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे? तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अच्छा, धरती की बात की है तो मैं पहले धरती बना देता हूं, है ना। तो मैं धरती बना देता हूं। ये बना दी मैंने धरती, ये बना दी धरती। धरती को आपको बनाना अपने पेपर पर, बिल्कुल जो ऐसी लाइनें होती है ना, ये जो ऐसी लाइनें होती है ना पेपर पर, ऐसी लाइनें होती है, तो किसी एक लाइन पर ऐसी धरती बना लेना। बना दी हमने धरती। और जो मीनार है ना वो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको ये काम करना है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी कर देना है। ये देखो मैंने क्या किया, मीनार को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया। समझ में आ गई बात? ये ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया। अब आप सोचोगे कि मीनार इधर है कि इधर है, तो किधर भी बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं। ये धरती है, मैं धरती को भी और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हमें जितनी जरूरत है उतनी करते हैं। चलो ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसी खड़ी है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। धरती पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूरी पर है। अच्छा, मीनार का ये पाद कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर, ये वाली जो दूरी है वो 15 मीटर है, धरती पर ही है ये वाला बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊंचे नयन, यानी कि ऊपर की ओर देखना है आपको। कहाँ देखना है? ऊपर की ओर देखना है, मीनार की चोटी को देखना है। तो उन्नयन कोण कितने अंश का है? उन्नयन कोण 60 अंश का है। तो यहां पर कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो ज्ञात करना है उसको मान लो, मैथ से पढ़ रहे हैं। जो चीज नहीं मालूम उसको मान लो। तो चलो मान लेता हूं मैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो यहां से ये वाली जो ऊंचाई है इसकी h मीटर हो जाएगी, ये h मीटर। और हमें ये वाली भी दूरी मालूम है, कितनी है? 15 मीटर है। तो इसको मैं 15 मीटर ऐसा ले लिया। क्या समकोण त्रिभुज का निर्माण बड़े आसानी से हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। क्या मुझे एक बात बताइए कि क्या दो मान यहां पर आपको दिए हैं? तो हाँ दिए ना, एक ये कोण दिया है और एक ये दूरी दी है। तो आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको पूछा उसको ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना सा काम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हल कैसे किया जाए। तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि ये क्या है, मीनार है। तो मीनार को ए भी मान लेता हूं और धरातल पर कोई बिंदु सी है। अब इसमें लिखना क्या है? तो लिखने का काम तो बिल्कुल एकदम आसान है, जबकि बच्चे बोलते हैं कि सर वो लिखना क्या है, ये बातें समझ में नहीं आती। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा, उसके हिसाब से लिखते जाऊंगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक तरफ से पढ़ रहा हूं मैं। माना धरती पर मीनार ये भी एक मीनार खड़ी है भैया। क्या है? मीनार खड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलोगे आपको ऐसा लिखना है, ए बी, मतलब पहले मीनार की बात पूरी कर लो। ए बी बराबर से h मीटर है, ए बी बराबरी से h मीटर है। आ गई बात समझ में? मतलब वही बात को लिखना है, लेकिन आपको नाम के साथ में लिखना है और आपने जो माना उसको लिखना है साथ में। बस इतना सा काम है। अब देखना, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद से, जो कि क्या है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूरी पर है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि मीनार के पाद मतलब पैर के पाद से 15 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु सी से
मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यही लिखना आपको। मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का, क्या का शिखर का, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है? तो उस कोण का नाम लिखना आपको, बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी बराबरी से 60 अंश का है, और तथा BC का मान कितना है? BC का मान 15 मीटर है। बस हो गया ना। मतलब मैंने पूरे प्रश्न को ही लिखा है, यहाँ पर कोई भी नया काम नहीं किया। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बड़ा आसान सा लग जाएगा ये, है ना। तो ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। सारे प्रश्न में इतनी कहानी आपको लिखना है, बिल्कुल सारांश में, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अब हल कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा काम है। हमेशा आपको त्रिभुज तो लेना ही, तो यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? ये 90 अंश का कोण है ना, तो इसको बीच में लाना पड़ेगा आपको। ए बी सी लिखिए, चाहे सी बी ए लिखिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब मैंने जो बेसिक में जो ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को आपको याद रखना है। क्या ट्रिक थी वो? अगर आपको लंब ज्ञात करना है और आधार दिया है, या आधार ज्ञात करना है और लंब दिया है, दोनों में से कुछ भी स्थिति, लंब और आधार, देखिए ना, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ऐसा लिखना नहीं है आपको, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा आधार होती है। आधार मतलब बेस। जब आपको ये दिया है ये ज्ञात करना है, या ये दिया ये ज्ञात करना है, हमेशा टेन थीटा का सूत्र लगेगा। तो टेन थीटा बराबर से क्या होगा? टेन थीटा बराबर से होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? ए बी, आधार कितना है? बी सी। ठीक, टेन थीटा का मान कितना है? 60 अंश, और ए बी का मान कितना है? एच मीटर, और बटे बी सी का मान कितना है? 15 मीटर। बस आपको टेन 60 अंश का मान मालूम होना चाहिए। और ये बात हमने त्रिकोणमिति में सीखी है। टेन 60 अंश का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि वर्गमूल 3 होता है। तो चलो ठीक है, मालूम होना चाहिए। बट टेन 60 अंश का मान कितना होता है? तो वर्गमूल 3 बराबर से एच बटे 15। अब आप देखिए ना, वर्गमूल 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ये 15 का तिरछा गुना होगा तो कितना हो जाएगा? एच बराबरी से 15 का तिरछा गुना होगा तो 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये आ चुका है। लो, मतलब वो बच्चा बोल रहा था कि मैं मीनार की ऊंचाई बता सकता हूं, तो यही तो स्थिति थी वो बच्चे के साथ में। उसने बता दिए ना कि 15 वर्गमूल 3 उस मीनार की ऊंचाई है। भाई ये वाली दूरी माप ली होगी उसने, मान लिया जाए 15 हो सकता है, तो मीनार भी अलग अलग हो सकती है। तो ये 15 मीटर दूरी पर अगर था, 60 अंश का कोण बना रहा था, तो उसको मीनार की ऊंचाई पता चल गई। तो लास्ट में आप ये लिख दिया करिए कि जो प्रश्न में पूछा है ना, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई ए बी बराबरी से 15 वर्गमूल 3 मीटर होगी। ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही लिखो, कोई नंबर नहीं काट सकता है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक लिखी हुई है। और प्रश्न को हल करते समय, अभी जब आप प्रारंभ में, जब स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी अक्षरों में इसको लिखना जरूरी है। और फिर क्या होता है कि जैसे आप रफ पर प्रैक्टिस करते हो, वही प्रैक्टिस आपके एग्जाम में काम आती है ना। तो इसलिए रफ पर भी करो तो बिल्कुल साफ सुथरा लिखने की हैबिट डालो, तो वही फिर हमारी हैबिट एग्जाम में भी काम आती है। तो ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम अगला एग्जाम्पल। ठीक है,
और इसको प्रॉपर तरीके से आप पहले नोट कर लो और नोट करने के बाद में इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और सेम इसी प्रकार से हम आगे के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं, प्रश्नावली के भी सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।